हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मिनटों में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द फॉल ऑफ ट्रॉय। तो पहले मैं आपको ये ट्रॉय जो वर्ड है इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ट्रॉय पुराने ज़माने में एक सिटी का नाम था। ट्रॉय जो शहर का नाम था, उस शहर का नाम आज हिसारलिक है और ये जो टर्की शहर है हमारा उसके करीब में आता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक शहर पर जो कि पुराने ज़माने में वहाँ पर बहुत बड़ी जंग हुई थी, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। तो आज द फॉल ऑफ ट्रॉय यानी ट्रॉय का विनाश, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो जैसे जैसे मैं आपको स्टोरी बताती जाऊंगी वैसे वैसे मैं हर एक पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही साथ मैं कुछ उसकी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगी ताकि आपको और इंटरेस्ट आए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम। द इलियड इज द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। देखिए, पुराने ज़माने में जो शहर था ट्रॉय, उसका एक और नाम था इलियम। और जो ट्रॉय की कहानी है यानी जो उस शहर की कहानी है, उसी कहानी को कहा गया है इलियड। उसी कहानी को कहा गया है इलियड। इलियड क्या है? एक स्टोरी है ट्रॉय शहर की, क्योंकि ट्रॉय बहुत फेमस शहर है और उसके जो युद्ध की कहानी है, जो उसके विनाश की कहानी है, ये भी बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में। जिस तरीके से हिंदुस्तान में महाभारत और अ, ये सारी स्टोरीज चलती है, रामायण महाभारत, उसी तरीके से जो दूसरे देश है, जो अब्रॉड कंट्रीज़ है, जो बाकी मुल्क है, उनमें ट्रॉय की स्टोरीज़ बहुत फेमस है। तो उनकी जो स्टोरी है उसे इलियड कहते हैं। A rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads from the Aegean to the Black Sea। अब देखिए, ट्रॉय की लोकेशन बताई गई है और ट्रॉय जो शहर था उस ज़माने में, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ट्रॉय जो शहर था स्टूडेंट्स, वो आज भी है और उसका नाम हिसारलिक है। और ये टर्की जो हमारी सिटी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसके बहुत करीब में है। तो आज इसका नाम हिसारलिक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दिया गया है कि ये एक बहुत रिच ट्रेडिंग सिटी है। ट्रेडिंग सिटी यानी जहाँ पर बहुत सारा व्यापार किया जाता हो, है ना, बहुत ज़्यादा सामानों का दूसरे दूसरे देश से आना और हमारे देश से दूसरे देश में बहुत सारा सामान जाना, इस तरीके की जो सिटीज़ होती है उन्हें ट्रेडिंग सिटीज़ कहा जाता है। तो ट्रॉय जो था वो भी बिल्कुल एक ऐसा ही शहर था। कहाँ था? एशिया माइनर में, यानी एशिया माइनर में ये जो शहर था वो बसा हुआ था। नियर द नैरो सी, एक समंदर के करीब। लीड्स फ्रॉम द एगिन टू द ब्लैक सी, यानी एगिन सी से लेकर ब्लैक सी के करीब में ये शहर था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गई है उसकी लोकेशन। तो अब आगे देखते हैं। इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, यानी ये एक ऐसा शहर था जहाँ पर व्यापार भी किया जाता था और खेती बाड़ी भी की जाती थी। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी। अब ये जो शहर था, ये बिल्कुल इस तरीके से समझिए आप कि ये शहर है हमारा, यहाँ पर हमारा पूरा ट्रॉय बसा हुआ है। ट्रॉय के इर्द गिर्द, ये ट्रॉय के सराउंडिंग में ये पूरा क्या है? समुद्र है। पूरा क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है ये शहर। और यहाँ पर जो कलर चेंज करके मैं आपको समझाती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ट्रॉय के बिल्कुल पीछे, ट्रॉय के बिल्कुल पीछे साइड यहाँ पर बहुत बड़ा माउंटेन था और इर्द गिर्द पूरे समुद्र थे और बीच में शहर था ट्रॉय। तो इस तरीके का खूबसूरत मंजर था उस शहर का, वही बताया गया है हमें। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी, यानी शहर के सामने पूरा समुद्र था। ओवर विच सेल्ड द शिप्स ऑफ ट्रॉय, जहाँ पर जो ट्रॉय शहर है उसके जो जहाज़ है वो चलते थे। कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, जिसमें अनाज होते थे और भी बहुत सारे सामान होते थे जो दूसरे देश ले जाए जाते थे। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईदा। माउंट ईडा,
अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामने और आस-पास तो पूरा समुद्र है, लेकिन पीछे क्या था, पहाड़ी थी और उसकी एक ऊँची चोटी थी उस पहाड़ की, और उस पहाड़ का क्या नाम था? माउंट ईडा, IDA, इस तरीके का वो पहाड़ था। फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और उस पहाड़ से क्या बहते थे? बहुत सारे नदियाँ और बहुत सारे झरने बहते थे। तो ये कितना खूबसूरत मंजर दर्शाया गया है आपके चैप्टर में उस शहर का। और देखते हैं हम, द वैलीज अमंग द हिल्स वेर वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल। अब जो वैलीज थी, यानी जो चट्टानें थी पहाड़ के करीब, वो क्या थी? वेल वाटर्ड थी, यानी वो पानी से भरपूर थी, एंड फर्टाइल थी, यानी उसमें बहुत हरियाली थी और उसमें खेती किया जा सकता था। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड्स, और वहाँ पर क्या उगे होते थे? भुट्टे, भुट्टों की खेती की जाती थी, कॉर्न की खेती की जाती थी। एंड कैटल फीडिंग ऑन द रिच ग्रास ऑफ द मीडोज वाइल शिप फेड ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स। और यही और दर्शाया गया है कि जो बकरियां होती थी, जो भैंसें होती थी, वो क्या करती थी? वहाँ की हरी भरी घासों को खाती थी, और जो शिप थे, जो भेड़ थे, वो क्या करते थे? जो हिल्स थी हमारी, जो पहाड़ की ऐसी इस तरीके से चट्टानें होती है, वहाँ जाकर वो चरा करते थे अच्छी अच्छी घास। पहले पैसेज में, पहले पैराग्राफ में हमें अच्छी तरीके से ट्रॉय शहर के बारे में बता दिया गया कि ट्रॉय शहर कितना अच्छा, इतना खूबसूरत सा शहर था। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। राउंड देयर सिटी द ट्रोजन्स, राउंड देयर सिटी the Trojans had built a strong wall so that no enemy should attack them from the sea. देखिए, अब यहाँ से स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रॉय शहर है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ट्रॉय। ट्रॉय के आसपास ना एक बहुत बड़ी और मजबूत सी वॉल थी, बहुत बड़ी और मजबूत सी वॉल बनाई थी उन्होंने, ताकि कोई भी एनिमी उन पर हमला ना कर सके। और ये बहुत बड़ी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल थी, और इस वॉल ने पूरे ट्रॉय को इस तरीके से घेरा हुआ था। और ट्रॉय के जो इस तरफ है, यानी जो ट्रॉय के सामने था और आसपास था, ये पूरा पानी था, और पीछे की तरफ था ट्रॉय का समुद्र, पहाड़ी, आसपास समुद्र था और पीछे माउंट ईडा था। तो ऐसा कुछ शहर था वो, उसका जो हम नक्शा तैयार करें तो वो कुछ इस तरीके का था। जो ट्रॉय शहर की ताकत थी तो वो थी उसकी ये वॉल्स। जो ट्रॉय शहर का शहर की वॉल्स थी वो उसकी ताकत थी, क्योंकि उसी की वजह से वो हमेशा एनिमीज से बच जाता था। कोई भी एनिमी ट्रॉय शहर पर अटैक नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग वॉल्स। द वॉल्स वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। यानी कि जो दीवारें खड़ी की गई थी ट्रॉय शहर के आसपास, वो दीवारें इतनी ब्रॉड थी, इतनी मोटी थी और इतनी बड़ी थी कि लोग उस पर चलते थे, बैठते थे, ठीक है, और खड़े भी होते थे। द ग्रेट गेट स्टूड ओपन एंड पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड। और वो जो दीवार थी ना, उसमें बड़े बड़े गेट्स बने हुए थे ताकि लोग ट्रॉय शहर के अंदर आ सके और ट्रॉय शहर से बाहर जा सके। बट इन टाइम ऑफ द वॉर द गेट्स वुड बी क्लोज्ड। लेकिन जब जंग का समय आता, जब युद्ध का दौर आता, तब वो जो दीवार के जो गेट्स थे वो बंद कर दिए जाते। एंड देन द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस। और फिर वो जो पूरा ट्रॉय शहर है वो कैसा बन जाता? एक मजबूत किले की तरह बन जाता। क्वाइट सेफ फ्रॉम ऑल अटैक, हर खतरे से खाली हो जाता, हर खतरे से महफूज हो जाता, बच जाता, सुरक्षित हो जाता। प्रोटेक्टेड बाय द वॉल सराउंडिंग इट, क्योंकि इतनी मजबूत दीवारें उस शहर के इर्द गिर्द खड़ी है और ऊपर से उस दीवार के जो गेट्स है वो भी क्लोज्ड है, तो ट्रॉय शहर बिल्कुल सुरक्षित है। एज वेल एज बाय द हिल्स बिहाइंड, और एक तो ये भी फ़ायदा था ट्रॉय शहर को कि उसके पीछे इतना बड़ा माउंटेन था कि वहाँ से भी कोई हमला नहीं कर सकता। सेकंड पैसेज में हमने देखा दीवार के बारे में कि ट्रॉय की क्या खासियत है, ट्रॉय शहर की क्या एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब हम आगे देखते हैं। दस ट्रॉय वॉज अ स्ट्रॉन्ग सिटी
strongly protected by its walls and strongly defended by its brave soldiers. इसीलिए ट्रॉय एक बहुत मजबूत शहर था, क्योंकि उसके पास मजबूत दीवारें थी और उसके पास ऐसे मजबूत और ताकतवर सैनिक थे जो हमेशा ट्रॉय सिटी की हिफाजत करते. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans. अब देखिए, अब तक हम पढ़ रहे थे ट्रॉय. तो ट्रॉय के जो लोग होते थे, ट्रॉय में जो लोग रहते थे, उनको कहते हैं ट्रोजन्स. उनको कहते हैं ट्रोजन्स, TROJANS, ट्रोजन्स. देखिए, लेकिन अब यहाँ पर एंट्री हो रही है एक दूसरे शहर की, जो कि है ग्रीस. ग्रीस भी बच्चों एक शहर है, वहाँ के आसपास का ही. अब होता ये है कि ग्रीस के जो रहने वाले हैं और जो ट्रॉय के लोग हैं, इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है. ग्रीस के जो राजा है वो ट्रॉय के लोगों के खिलाफ हमला बोल देते हैं, और ट्रॉय के राजा जो है वो हमला बोल देते हैं ग्रीस के खिलाफ. अब ये दोनों देशों के बीच जो जंग है वो बहुत लंबी चलती है, और ये जंग क्यों शुरू हुई ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे. बस अब इतना समझ लिए, बस अब आप इतना समझ लीजिए कि जो ट्रॉय के लोग हैं उनको हम ट्रोजन्स कहते हैं, और जो ग्रीस के रहने वाले लोग हैं उनको हम ग्रीक्स कहेंगे. हम उन्हें कहेंगे ग्रीक्स. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बिकॉज पेरिस अ प्रिंस ऑफ ट्रॉय हैड परसुएटेड हेलेन. अब देखिए, यहाँ पर नए नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ. जो हमारा ट्रॉय शहर था, जो हमारा ट्रॉय शहर है, उसका जो राजा है, उस राजा का एक बेटा है जो कि है हेक्टर. उस राजा का एक बेटा है जो कि है हेक्टर, और हेक्टर का एक छोटा भाई है पेरिस. हेक्टर का एक छोटा भाई है पेरिस. वो राजा के दो बेटे हैं, एक हेक्टर और पेरिस. हेक्टर एक बहुत ही बहादुर योद्धा है, और ये राजकुमार है क्योंकि ये ट्रॉय के अगले राजा बनने वाले हैं. और पेरिस ये मतलब जब इनकी पैदाइश हुई थी, जब पेरिस पैदा हुए थे, तभी पता चल गया था कि पेरिस के कारण ही जो ट्रॉय है उसका विनाश होने वाला है. तो ये ट्रॉय के विनाश का कारण बनेंगे. लेकिन जो हेक्टर है वो हेक्टर राजकुमार है, और ये बहुत बहादुर योद्धा है, और ये पेरिस के भाई हैं. अब मैं आपको ट्रॉय के अलावा भी ग्रीस की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि जो ग्रीस शहर है, जो हमारा ग्रीस शहर है, उस शहर का जो राजा है, जिसका क्या नाम है, मेनेलॉस. ये सब कैरेक्टर्स आप याद रखिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए. जो मेनेलॉस है, उनकी वाइफ है हेलेन, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है. हेलेन जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है. अब होता ये है, जंग का कारण ये बना है कि जो मेनेल्यूस जो राजा है ग्रीस के, उनकी जो वाइफ है हेलेन, वो ट्रॉय के जो पेरिस है उनसे प्यार कर बैठती है, और जो पेरिस है वो हेलेन को शादी करने के लिए भगा ले जाते हैं ट्रॉय में. इसी वजह से जो जंग है वो शुरू होती है. अब हम और देखते हैं. Declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus. देखिए यही हमने देखा अभी कि जंग इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो हमारे पेरिस थे, जो कि ट्रॉय के राजकुमार के छोटे भाई है, यानी छोटे राजकुमार है, उन्होंने जो ग्रीस शहर की मेनेलोस जो किंग है, उनकी जो वाइफ हेलेन है, उनसे प्यार किया है, और उनको वह भी ट्रॉय भगा कर लेके चले गए. इसी वजह से जंग शुरू हुई. ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय. उन्होंने ट्रॉय में हेलेन को लेकर आया. द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलोस. और इसी वजह से जंग शुरू हुई क्योंकि ग्रीस में रहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम अब इनसे बदला लें क्योंकि इन्होंने गलत किया है. जो ट्रॉय के लोग हैं उन्होंने गलत किया है, उन्होंने हमारी रानी को भगा ले गए हैं. इसलिए जो भी हमारे राजा के साथ बुरा हुआ, अब हम उसका बदला लेंगे ट्रोजन से. दे सेल टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी. अब इसका बदला लेने के लिए जो ग्रीक्स थे उन्होंने अपने जहाज निकाले ट्रॉय शहर की तरफ और उस शहर की तरफ ले गए. द ट्रोजन्स टू फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. अब जब वो उन्होंने अपना जहाज़ लेकर गए और वहाँ पर हमला बोला, वहीं
उसी के जवाब में ट्रोजन्स ने भी अपने जहाज़ निकाले और वो भी जंग में शामिल हो गए। अब इन दोनों के बीच जो लड़ाई चलती रही वो पूरे 10 साल तक चलती रही। कितने साल? 10 साल। एक बड़े वक्त तक उनकी जो लड़ाई है वो चलती रही। ना तो ट्रोजन्स पीछे हटे और ना ही ग्रीक्स पीछे हटे। और जो झगड़े की वजह थी वो ये थी कि हेलेन पेरिस प्रिंस के साथ भाग गई थी अपने हस्बैंड को छोड़कर, जो कि ग्रीस के किंग थे। इसी वजह से 10 सालों तक ये लड़ाई जारी रही। ना तो ट्रोजन्स ने हार मानी और ना ही ग्रीक्स ने। आगे देखते हैं। द फाइटिंग वेंट ऑन डेली। हर रोज़ लड़ाई होती रही। बट द सीज डिड नॉट एंड। लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। ऑन द वन हैंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो ग्रीक्स थे वो ट्रॉय को काबू में नहीं कर पा रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो ट्रोजन्स थे वो ग्रीक्स को भी उनके जो आसपास के एरिया है उनसे भगा नहीं पा रहे थे। देखिए, ग्रीक्स ट्रॉय पर हमला इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ट्रॉय के पास बहुत बड़ी वॉल थी। और ट्रॉय ग्रीक्स को इसलिए नहीं भगा पा रहे थे क्योंकि ग्रीक्स कूद नहीं जा रहे थे। ट्रॉय के जो लोग हैं वो आखिरी हद तक लड़ रहे थे और ग्रीक के जो लोग हैं वो भी आखिरी हद तक लड़ रहे थे। वो भी हार नहीं मान रहे थे। इसलिए ट्रोजन्स के लिए भी ये मुश्किल था कि जंग को ख़त्म कर दें। ट्रोजन्स भी जंग ख़त्म नहीं कर पा रहे थे और ग्रीक्स भी पूरी तरीके से ट्रॉय को नष्ट नहीं कर पा रहे थे। एवरी डे द ट्रोजन्स केम आउट ऑफ देयर गेट्स। हर दिन ट्रोजन्स अपने जो बड़ी दीवार थी उनके गेट से बाहर निकलते। एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ द टेंट्स एंड शिप्स। और जो ग्रीक्स है, जो ग्रीस के रहने वाले लोग हैं, वो हर दिन अपने तंबू से, अपने जहाज़ों से बाहर निकलते। एंड द फाइटिंग वेंट ऑन। और इसी तरीके से लड़ाई जारी रहती और ऐसा करते करते 10 साल गुजर गए। समटाइम्स देर वेर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज। और कभी कभी तो बहुत भयंकर मुकाबला होता, बहुत खतरनाक लड़ाई होती दोनों आर्मीज के बीच में। समटाइम्स देर वेर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज। और कभी कभी तो सिर्फ दो योद्धा के बीच में लड़ाई होती। समटाइम्स द ट्रोजन्स हैड द बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स। कभी कभी क्या होता, ट्रोजन्स अच्छी लड़ाई कर लेते या फिर कभी कभी ग्रीक्स अच्छी लड़ाई कर लेते। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन। लेकिन फिर भी जंग नहीं रुकी, जंग चलती ही रहती थी। ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वेर किल्ड इन द कोर्स ऑफ द वॉर। और इसी जंग के कारण, इसी जंग में जो महान योद्धा थे ट्रॉय के भी और महान योद्धा ग्रीक के भी, एक एक करके मरते चले गए, एक एक करके मरते चले गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एचिलिस। द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एक्िलेस। अब देखिए, यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक तो हेक्टर और एक है एक्िलेस। हेक्टर जो थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो हमारा ट्रॉय शहर था उसके होने वाले राजा थे, ये प्रिंस थे हेक्टर, और जो कि बहुत बहादुर योद्धा थे। तो ये ट्रॉय की तरफ से थे। और उसी तरीके से जो एक्िलेस थे, ये थे ग्रीक की तरफ से और ये भी बहुत महान योद्धा थे। तो इन जंग में, ये जो युद्ध थी, इसमें जो हेक्टर है वो मारे गए और जो एक्िलेस है वो भी मारे गए। द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एक्िलेस। जो हेक्टर है वो मारे गए एक्िलेस की वजह से, whom none could resist. But Achilles himself was killed later on by a poisoned arrow that entered his heel. अब देखिए यहाँ पर एक्िलेस ने किसको मारा? हेक्टर को। और एक्िलेस भी मारे गए एक पॉइजन एरो की वजह से, जो कि उनकी हील में लग गया था। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड। और एक्िलेस एक ऐसे इंसान थे जिनकी पूरी बॉडी पर उनको कहीं भी चोट नहीं लग सकती थी। सिर्फ उनकी एड़ी, यानी जो उनकी फीट थी, वही एक ऐसा पार्ट था उनकी बॉडी का जहाँ पर अगर उनको चोट लग जाती तो उससे तकलीफ़ होती थी, वरना उनकी पूरी बॉडी ऐसी थी जहाँ पर उनको कभी चोट नहीं लगती थी। और जब ये जंग हुई ट्रॉय और ग्रीस के बीच में, तब जो पॉइजन एरो था वो एक्िलेस के फीट पे लग गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई।
स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, और फिर उसके बाद पेरिस की भी डेथ हो गई, ऑल्सो बाय अ पॉइजन्ड एरो। और पेरिस की भी डेथ क्यों हुई? पॉइजन्ड एरो लगने की वजह से। द ट्रोजन्स वेर टायर्ड ऑफ बींग शट अप इन देयर सिटी, और ट्रोजन्स अपने शहर में इतने साल बंद रहने की वजह से थक चुके थे। एंड द ग्रीक्स वेयर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, और जितने भी ग्रीक्स थे वो भी चाहते थे कि वो अपना घर दोबारा से देखे, क्योंकि ये लड़ाई को 10 साल हो चुके थे। 10 साल में इक्लिस को भी ग्रीक्स ने खो दिया था, हेक्टर को भी ट्रोजन्स ने खो दिया था, फिर पेरिस की भी डेथ हो चुकी थी, और सब ट्रोजन्स भी थक चुके थे और ग्रीक्स भी थक चुके थे। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन फिर भी जंग नहीं रुक रही थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 था स्टोरी का। हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। और जो यहाँ पर हमने पैरा में पढ़ा कि एक्लिस की जो फीट है वो क्यों ही सिर्फ अनवाउंडेड थी, मतलब सिर्फ उस पे ही वो क्यों सिर्फ वाउंडेड थी, क्यों सिर्फ उसी पर चोट लगती थी, और एक्लिस की पूरी बॉडी पर क्यों चोट नहीं लगती थी, ये एक्लिस के बारे में थोड़ा सा जानने के लिए भी आप वीडियो को आप हमारी दूसरी वीडियो को देखिए, हम उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।